हेलो एवरीवन। सो हिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स की सारी रिवीजन कर लेंगे। 15 से 20 मिनट में आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा। वैसे अगर आप इसको डिटेल में पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बट यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बनता है उन्हीं पॉइंट्स को लिया गया है, एंड इतना आपके लिए रिविजन के लिए सफिशिएंट है। एंड स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को। सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नाउ दिस इज द फर्स्ट एक्ट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जितने भी मैटर्स ईस्ट इंडिया कंपनी में हो रहे थे तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये फर्स्ट एक्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। एंड एज पर दिस एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल। सो जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको इस एक्ट में गवर्नर जनरल बना दिया गया था। एंड इसी से आपके लिए एक ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको इसका आंसर कमेंट करना है, हु वॉज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो आपको ये कमेंट करने के लिए इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको याद होना चाहिए। काफी सारे अभी आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे जैसे वॉइस ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल वगैरह। सो इनमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, आपको याद रखने में इजी रहे। तो अगर आप इसको एक बार कमेंट कर दोगे, आप खुद से टाइप कर लोगे इसका आंसर, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा एंड यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो चार्टर एक्ट हमारे पास तीन टाइप के हैं, एक 1813, एक 1833 और एक 1853 में हुआ था। सो जो 1813 वाला है दैट इज इट वाज ब्रॉट, इसको क्यों लाया गया था, टू एंड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड विद इंडिया। तो जो भी मोनोपोली चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में ट्रेड के लिए, उसको खत्म करने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को लाया गया था। एंड ट्रेड विद इंडिया वॉज ओपन फॉर ऑल द ब्रिटिश सिटीजन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ टी ट्रेड। टी ट्रेड को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रेड ऑप्शंस थे, ट्रेड रूट्स थे, वो ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिए गए थे। सो दिस वॉज अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें बस आपको इतना याद रखना है, इतना समझने की जरूरत है, दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो देखो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इसमें क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हमने यहाँ पर देखा कि पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल, जो जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। एंड यहाँ पर देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका आंसर भी आपको मिल गया, बट इससे पहले आपको कॉमेंट करना था। सो या ठीक है। सो ये था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एंड नाउ लेट्स कम टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो 1813 कवर हो गया, 1833 एंड नाउ 1853। सो इसमें क्या हुआ था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वॉज इंट्रोड्यूस। सो ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि कौन से चार्टर एक्ट के अंडर सिविल सर्विस एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट वाज 1853 का चार्टर एक्ट। इट वाज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि आपको पता है, इट इज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ civil servants. So executive and legislative functions of the governor general were separated under this act. So ये तुम्हें पॉइंट याद रखना है कि किस एक्ट के अंडर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस, गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं उनको सेपरेट किया गया था। सो दैट इज अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो यहाँ पर देखो हमने तीनों चार्टर एक्ट्स को कवर कर लिया आसानी से, एंड आई होप कि आपको रिविजन हो रही है प्रॉपरली। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। सो 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था इसके बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ दिस वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड दिस ब्रॉट एन एंड टू द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इस एक्ट के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर खत्म हो गया था। एंड ऑल द पावर्स वर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। सारी पावर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया था अंडर द ब्रिटिश क्राउन। और क्या हुआ था इसमें, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया।
और जो काउंसिल थी इसमें 15 मेंबर्स थे. सो यू शुड रिमेंबर कितने मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स थे. एंड द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजिंग का सारा काम ये काउंसिल करती थी, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इसको असिस्ट भी करती थी. ये काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें 15 मेंबर्स थे और ये एक एडवाइजरी बॉडी थी. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब क्या बना दिया गया था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया. और आपको कमेंट करना है हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. आपको दो चीजें कमेंट करनी है, एक तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. सो ये चीजें आपको कमेंट करनी है एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगी उसको पिन कर दूंगी मैं. नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या हुआ था, इंडियंस वर नॉमिनेटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वाइसरॉय की, उसमें फर्स्ट टाइम इंडियंस को भी नॉमिनेट किया गया था एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. और ये पहली बार हुआ था अंडर विच एक्ट, दिस इज अंडर द एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. Elections were introduced for the इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स थे, इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसको रीनेम कर दिया गया था एज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो ये तुम्हें याद रखना है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है. फिर क्या हुआ था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था बाय गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया एंड उसको क्या नेम दिया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. इट वाज अ सिस्टम जहां पर सीट्स वर रिजर्व्ड ओनली फॉर मुस्लिम्स एंड ओनली मुस्लिम्स वुड बी वोट. सो मुस्लिम्स को ही रिजर्व सारी सीट्स रिजर्व की जाएंगी और सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोटिंग की जाएगी. नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है. सो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसको स्टडी करते हैं. सो बाय कैमरलिज्म यहाँ पर फर्स्ट टाइम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया. डायआर्की जो कि एक स्कीम है ड्यूल गवर्नेंस की, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया इन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स एंड इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. तो यहाँ पर तुम देख सकते हो बाय कैमरलिज्म इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया एंड डायआर्की जो कि एक स्कीम ऑफ ड्यूल गवर्नेंस होती है, इसको भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया एंड ये दो पार्ट्स में थी, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. द ट्रांसफर्ड लिस्ट इंक्लूडेड एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड सुपरविजन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट. सो ये तुम्हें याद रखना है कौन से थे, एग्रीकल्चर, हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन एंड तुम्हारा सुपरविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट. सो ये आता था तुम्हारी ट्रांसफर्ड लिस्ट में. ठीक है. ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्या आता था, एजुकेशन, योर हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड द सुपरविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट. उसके बाद आता है ट्रांसफर्ड लिस्ट, इसको किसे दिया गया था, इट वाज गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स. और गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स ही आंसरेबल थे टू द प्रोविंशियल काउंसिल फॉर दिस ट्रांसफर्ड लिस्ट. रिजर्व लिस्ट में क्या क्या था, कम्युनिकेशंस, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस. सो जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स या डिफेंस, इनको रिजर्व लिस्ट में रखा गया. एंड जो ट्रांसफर्ड लिस्ट थी इसको किसके कंट्रोल में दिया गया था, वाइसरॉय के कंट्रोल में. प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर सेपरेटेड. सो तुम देख सकते हो प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट्स को यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. सो यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई, एक तो बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद तुम्हारा डायआर्की सिस्टम फॉलो किया गया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. रिजर्व्ड में क्या क्या था, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, और ट्रांसफर्ड में था एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड सुपरविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट. सो जो तुम्हारी ट्रांसफर्ड लिस्ट थी ये किसके कंट्रोल में थी, वाइसरॉय के कंट्रोल में थी. एंड जो प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे इनको सेपरेट कर दिया गया था. सो ये तुम्हारा हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो 1919 का भी था इसमें हमने डिटेल में स्टडी किया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसमें क्या हुआ था, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था इनटू फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था इन द प्रोविंसेस बाय अबॉलिशिंग द डायआर्की. सो यहाँ पर जो डायआर्की इंट्रोड्यूस की गई थी उसको अबॉलिश कर दिया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में. एंड यहाँ पर जो पावर्स थी उनको कैसे डिवाइड किया गया था, फेडरल लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में और प्रोविंशियल लिस्ट में. प्रोवाइडेड प्रोविजंस फॉर एस्टैब्लिशिंग फेडरल कोर्ट,
RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ था इसका. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. RBI 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था. सो दिस वॉज अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नेक्स्ट तुम्हारे जो कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट तुम्हें याद रखने चाहिए कि अगर पेपर में तुम्हें कहीं दिख जाए, तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेट करनी पड़े या फिर क्वेश्चन आ ही जाए तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो. सो 1942 में तुम्हारा क्रिप्स मिशन हुआ था एंड 1946 में तुम्हारा कैबिनेट मिशन हुआ था. तो ये तुम्हें याद रखना है. इसके अलावा हमने सभी 10 पॉइंट्स में सब कुछ कवर कर लिया है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. एंड जैसे कि स्ट्रैटेजी वीडियो में तुम्हें प्रॉमिस किया गया था कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में तुम्हारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे. तो एक बहुत बड़ा हाई वेटेज टॉपिक, ये टॉपिक बहुत हाई वेटेज वाला है, इसको हमने जस्ट 10 मिनट्स में कवर कर लिया. एंड तुम्हें इसके अलावा कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बस जो तुम्हें आंसर्स बोले कमेंट करने को, उन्हें तुम कमेंट कर देना एंड दैट विल बी इट. सो एक बार टाइमलाइन अगर रिवाइज करनी है तुम्हें, सो 1773 में तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट था. चार्टर एक्ट फिर 1813 में हुआ एंड चार्टर एक्ट 1833 में था. चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था एंड उसके बाद तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 का. एंड देन तुम्हारा इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में. इंडियन काउंसिल एक्ट फिर आया 1909 में भी, जिसको मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. उसके बाद ही तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें बायकैमरलिज्म, डायरकी, ये सब सिस्टम्स थे. एंड जो ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट में क्या क्या था वो तुम्हें अभी याद रखना है. रिजर्व लिस्ट में थे तुम्हारे कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस. ट्रांसफर्ड में थे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड लोकल गवर्नमेंट. उसके बाद तुम्हारा आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसमें पावर्स को फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया था. डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया एंड जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया प्रोविंसेस में. एंड जो तुम्हारा फेडरल कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में. उसके बाद 1942 में तुम्हारा क्रिप्स मिशन हुआ एंड 1946 में तुम्हारा कैबिनेट मिशन हुआ. एंड दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक. एंड अब तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होगी. अब जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो इस टॉपिक से, जितने क्वेश्चंस बनेंगे. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड या we wish you all the best for your exam. And yeah, next video देख लेना, अभी कुछ टाइम में अपलोड हो जाएंगी. सो यू शुड वॉच ऑल द वीडियोस. 2 hours ज़्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लगेगा एंड सारा हिस्ट्री का सिलेबस कवर हो जाएगा. सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना. एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.